तो अभी हम लोग उसके बाद देखेंगे डायोड, अभी तक हम लोगों ने देखा। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ब्रेकडाउन रीजन क्या होता है। तो ये हमारा फिगर है। तो ब्रेकडाउन रीजन बेसिकली है क्या, मतलब, तो इसके लिए हम लोग फिर से जाएंगे रिवर्स बायस में। तो अगर हम लोग रिवर्स बायस का फिगर देखें तो यही है, ये रिवर्स बायस का फिगर है। रिवर्स बायस में क्या कहता है, रिवर्स बायस में कहता है कि हम पी टाइप मटेरियल को हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और एन टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। जोड़ दिया यहाँ पे। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस को VD को बढ़ाते हैं। तो हम कितना वोल्टेज तक इसको दे सकते हैं, ऐसा तो है नहीं ना कि VD को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे और कुछ नहीं होगा। एक लिमिट है, मतलब उसके बाद क्या होगा, अगर हम VD को बढ़ाते जाएंगे और उसके बाद रिवर्स बायस वोल्टेज हम कितना तक अप्लाई कर सकते हैं इस पे कि कुछ डायोड का बिगड़े नहीं। अदरवाइज एक सर्टेन लेवल तक जाने के बाद फिर डायोड में ब्रेकडाउन होने लगेगा। तो ब्रेकडाउन क्या है, क्या चीज है, वही हम बताएंगे। तो यहां पे क्या है कि VD हमने अप्लाई किया, रिवर्स बायस वोल्टेज, और रिवर्स बायस वोल्टेज अगर हमने अप्लाई किया तो होता क्या है, जब रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कि डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ जाती है। डिप्लेशन रीजन की विड्थ क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि इधर क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और इधर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब क्या होते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे, ये इलेक्ट्रॉन्स सारे हमारे इधर की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, इधर अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो सब इलेक्ट्रॉन और ये सब इधर इधर आने लगेंगे। तो जो मेरा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो इधर आने लगा, तो इधर पे क्या होगा, जो आयंस बचे हैं, जो हमारे आयंस हैं वो सारे इधर इकट्ठे होने लगेंगे। तो यहाँ पर जब आयंस इकट्ठे होने लगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ गए, तो आयंस के लिए जगह जो है वो इधर बची, तो आयंस इधर इकट्ठे होने लगेंगे। आयंस इकट्ठे होने लगेंगे तो इधर आयंस का एक्युमुलेशन होने लगे, एक्युमुलेशन मतलब इकट्ठा होने लगेंगे। सेम चीज सेम मैनर में इधर होती है। तो इसकी क्या होगी, डिप्लेशन मतलब जंक्शन के आसपास ये आयनों की संख्या बढ़ने लगेगी, पॉजिटिव आयंस की संख्या और नेगेटिव आयंस की संख्या सब बढ़ने लगेगी। तो डिप्लेशन रीजन क्या होगा, चौड़ा होने लगेगा। तो डिप्लेशन रीजन बढ़ता जाएगा। अब होता क्या है कि रिवर्स बायस में, क्योंकि अभी डिप्लेशन, यहाँ पर डिप्लेशन रीजन चौड़ा होने की वजह से यहाँ से यहाँ पर हमारा नेगेटिव आयंस ज़्यादा है, और ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स जो है जंक्शन को क्रॉस करके इस साइड नहीं जा पाएंगे, क्योंकि एक तो इसकी वजह से विरोध बढ़ेगा, क्योंकि इधर अब इसका संख्या ज़्यादा हो गई है नेगेटिव आयंस की, तो ये इसको और तेजी से धक्का देंगे। दूसरा, यहाँ से भी इसको मदद नहीं मिल रही है, उल्टा कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को जाना इधर से इधर चाहिए और इलेक्ट्रॉन सब इधर की तरफ जा रहे हैं, उल्टा डायरेक्शन में इधर की तरफ इकट्ठे हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, जो हमारा इधर एन टाइप से जो क्रॉस करने का मूवमेंट है, वो नहीं हो पा रहा। तो एक तरीके से हमारी करंट जो है मेजॉरिटी कैरियर की वजह से तो नहीं बह रही। अब जो हमारे माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, जैसे यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर क्या है,
ये इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पी टाइप मटेरियल में होल मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, होलों की संख्या ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर्स हैं। तो ये जो हमारे माइनॉरिटी कैरियर्स हैं यहाँ पे, ये जंक्शन के आसपास हैं, यहाँ पर है, तो इधर का जो ये धनात्मक सिरा है इसकी वजह से थोड़ा सा अट्रैक्शन मिलेगा इनको, और जो माइनॉरिटी कैरियर्स है उनको जंक्शन क्रॉस करके दूसरे साइड जाने में मदद मिलेगी। तो जो माइनॉरिटी कैरियर, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या हो रहा है, ये इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इधर, मतलब जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, ये जंक्शन क्रॉस करके ऐसे इधर से इधर जा रहे हैं और ये हो रहा है, ये फ्लो का डायरेक्शन है। तो हमारा जो माइनॉरिटी कैरियर है वो, माइनॉरिटी कैरियर मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें जो होल्स हैं, तो माइनॉरिटी कैरियर क्योंकि यहाँ इसकी वजह से अट्रैक्शन ये खींच ले रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि ये नज़दीक हैं, तो इनको विरोध का सामना माइनॉरिटी कैरियर्स को नहीं करना पड़ रहा उतना। तो माइनॉरिटी कैरियर जो जंक्शन के आसपास हैं या जंक्शन में है, डिप्लेशन रीजन में है, यहाँ पर आसपास हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर की तरफ चले जा रहे हैं। तो माइनॉरिटी कैरियर जो हैं उनका तो फ्लो हो रहा है, लेकिन जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, मेजॉरिटी कैरियर जैसे यहाँ पर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इधर से इधर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि इधर से इधर जाने के लिए ये इसकी चौड़ाई बढ़ गई है, और यहाँ पर नेगेटिव आयंस ज़्यादा है, और नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इनको रिपल्सन का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पर जो बैटरी लगी हुई है उसका धनात्मक सिरा इधर है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर इकट्ठा करने लगता है मेजॉरिटी कैरियर्स को। तो हमारा इसकी वजह से डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ती है, इसको इधर से इधर जाने में बाधा आती है और परेशानी होनी शुरू होती है। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर पाता और हमारी करंट जो है वो फॉरवर्ड बायस की तरह नहीं बहती, बल्कि करंट रुक जाती। मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से कोई करंट नहीं बहती, लेकिन एट द सेम टाइम माइनॉरिटी कैरियर जंक्शन को क्रॉस करके इधर चले जाते हैं। इधर जो माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है वो जंक्शन क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन की लेयर है वो इनको अट्रैक्ट करती है, और प्लस ये पोटेंशियल जो है यहाँ पर जो बायस्ड वोल्टेज वो भी इसको हेल्प करता है। तो अभी जो करंट बह रही है, ये जो IS है, ये IS क्या है, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है। ये IS जो है वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से है, मतलब P टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है और N टाइप में होल के फ्लो की वजह से है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ये माइनॉरिटी कैरियर हमारा है, माइनॉरिटी कैरियर का फ्लो है, जिसकी वजह से ये रिवर्स सैचुरेशन करंट हमारी बह रही है। अब क्या होगा कि हमने इसके बाद अप्लाई किया रिवर्स बायस वोल्टेज। अब रिवर्स बायस वोल्टेज को हम इसको बढ़ाते जा सकते हैं, तो कब तक बढ़ाते जा सकते हैं? हमने -10 वोल्ट दिया, -20 दिया, -10 तो ज़्यादा हो जाता है, मतलब -1 वोल्ट दिया, -2 वोल्ट दिया, -3 वोल्ट दिया, तो हम इसको कब तक बढ़ा सकते हैं? तो एक सर्टेन लेवल पे जा करके कि हम जब बायसिंग वोल्टेज रिवर्स बायस में बढ़ाते जाते हैं, तो जिसकी वजह से रिवर्स बायस में बढ़ाने की वजह से जो ये माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, ये माइनॉरिटी कैरियर जो इधर से इधर फ्लो कर रहे हैं, इसकी वजह से रिवर्स बायस वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर संख्या कम होती है इसलिए रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बहुत कम होता है। तो यहाँ पर जब हमने रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाया, तो ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं इनकी वेलोसिटी भी, मतलब ये और तेज़ी से मूव करने लगते हैं, तो इनकी वेलोसिटी बढ़ती है, और वेलोसिटी बढ़ती है जब ये, मान लीजिए यहाँ माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ती है तो और तेज़ी से स्पीड से क्रॉस करने लगते हैं। स्पीड से क्रॉस करने में ये
बीच में जो ये एटम्स हैं, जो ये आयंस हैं जो स्टेबल हैं, इनसे ये उतनी ज़्यादा स्पीड से टकरा जाते हैं इतनी ज़्यादा स्पीड से कि स्पीड ज़्यादा होने की वजह से जब ये इनसे टकराते हैं तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या इनमें जो चार्ज कैरियर्स हैं जो अपने कक्षाओं में बंधे हुए थे अभी तक, क्योंकि ये इतनी स्पीड से टकराया, इसकी स्पीड वेलोसिटी ज़्यादा है, ये अपनी वेलोसिटी इतनी तेज वेलोसिटी के साथ टकराया, क्योंकि रिवर्स बायस वोल्टेज हमने बढ़ा दिया तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, जैसे इधर माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है तो माइनॉरिटी कैरियर्स की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है और उसके बाद जब वो कभी इनसे टकराते हैं तो इन एटम्स में जब टकरा रहे हैं तो टकराते हैं तो इनमें जो इन आयंस में, इन एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए थे, जो अभी तक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे, क्योंकि जैसे ये टकराया माइनॉरिटी कैरियर का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर अगर माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है तो ये जब टकराया तो इसने अपनी एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र कर दी आयंस में, क्योंकि आयन से जब टकराया तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उसमें आयंस में चली गई। तो आयन के अंदर से कुछ और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, तो आयन के अंदर जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन थे वो अपनी कक्षा छोड़ के बाहर आ गए, वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए। फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन्स फिर दूसरे आयन से टकराए तो उन्होंने अपनी एनर्जी दूसरे आयंस को ट्रांसफ़र की, तो वो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे फिर जो बंधे हुए थे वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। तो ये एक प्रोसेस है कि एक इलेक्ट्रॉन टकराया तो वो दो को रिलीज़ किया, दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, फिर वो दो टकराया तो चार को रिलीज़ किया। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती रहती है। तो माइनॉरिटी के रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाने से माइनॉरिटी कैरियर्स का स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ती है, और वो जब उतनी स्पीड से टकराते हैं आयन से तो आयन में अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। आयंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन अभी तक बंधे हुए थे वो फ्री हो जाते हैं। फिर वो इलेक्ट्रॉन अचानक से जो करंट है, रिवर्स सैचुरेशन करंट है, वो बढ़ जाती है। अचानक से रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ जाती है और ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद फिर हमने और रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाया और रिवर्स बायस वोल्टेज -5 तक, जब -5 से भी हम नीचे चले गए तो अभी जो -5 से पहले तक बढ़ा रहे थे तो जो ये ब्रेकडाउन हो रहा था इसको बोलते हैं अवलांच ब्रेकडाउन, कि हमारा जो माइनॉरिटी कैरियर की वेलोसिटी है वो इतनी ज़्यादा हो गई और वो इतनी तेज़ वेलोसिटी के साथ अदर एटम से टकराए तो अदर एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको फ्री कर दिया, क्योंकि उनकी एनर्जी उनको मिल गई और वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई। तो एटम जब एनर्जी को एब्जॉर्व किया तो उसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उनको एनर्जी मिली, वो एनर्जी मिल के वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। तो वो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो माइनॉरिटी का, तो वो इलेक्ट्रॉन भी रिवर्स सैचुरेशन करंट में की डायरेक्शन के लिए जो है रिवर्स सैचुरेशन करंट में कंट्रीब्यूट करने लगे, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट हमारी बढ़ गई। इसको हम कह रहे हैं अवलांच ब्रेकडाउन। लेकिन हमने फिर रिवर्स करंट को, रिवर्स बायस वोल्टेज को और कम कर और मतलब बढ़ाना शुरू किया, तो हम -5 से भी नीचे चले गए। -5 के जैसी -5 से नीचे गए तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो इनके बीच में इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो आयंस हैं ये कोलैप्स करने लगते हैं। ये आयंस को एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये आयन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलने लगते हैं। सडनली और करंट बहती है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उस के कारण और फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। जो वैलेंस में थे वो भी, मतलब एक जो स्टेबल थे, जो अपनी कक्षाओं में बंधे थे, वो भी निकल जाते हैं, वो भी अचानक से बढ़ते हैं। तो वो कहलाता है जीनर ब्रेकडाउन। लेकिन वो कब होता है? -5 से भी जब हम नीचे चले गए तो ब्रेकडाउन की कंडीशन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अचानक से रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ा और उसके बाद हम अगर वोल्टेज और ज़्यादा देते जाएंगे तो हमारा डायोड जल जाएगा, हमारा डायोड को फिजिकल डैमेज हो जाएगा उस डायोड का, और वो डायोड हमारा काम करना बंद कर देगा। तो हमारा जो
कोशिश होनी चाहिए कि ब्रेकडाउन रीजन ना आने पाए। हम रिवर्स बायस वोल्टेज एक अमाउंट तक ही, एक निश्चित मात्रा तक ही बढ़ा सकते हैं। उसके बाद बढ़ाएंगे तो पहले अवलांच ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद और हम -5 के बाद चले गए तो -5 वोल्ट बाद चले गए तो हमारा जीनर ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो दोनों ही ब्रेकडाउन रीजन में करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट आगे मतलब अचानक से बढ़ जाती है डायोड में रिवर्स सैचुरेशन करंट की, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं और एटम्स हमारे जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, तो जिसकी वजह से ब्रेकडाउन होता है। तो हमको नहीं करना चाहिए कि ऐसी नौबत ना आए कि हमारा जो ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन रीजन आए। तो इसके पहले की ब्रेकडाउन रीजन आए, इसके पहले की ब्रेकडाउन रीजन, जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन रीजन, फिर यहाँ ब्रेकडाउन, तो ब्रेकडाउन होने से पहले तक हम रिवर्स बायस वोल्टेज को कितना तक बढ़ा सकते हैं कि हमारा ब्रेकडाउन ना हो। तो मैक्सिमम हम कितना तक रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, वो जहां तक जा सकते हैं कि उसके बाद ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा, तो उसके पहले तक हम जहां तक बढ़ा सकते हैं उसी को बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। तो मैक्सिमम रिवर्स बायस पोटेंशियल दैट कैन बी अप्लाइड बिफोर एंटरिंग द ब्रेकडाउन रीजन इज कॉल्ड पीक इनवर्स वोल्टेज। कि हम मैक्सिमम रिवर्स बायस कब तक वोल्टेज को बढ़ाएं कि हमारा ब्रेकडाउन ना आने पाए, ब्रेकडाउन के पहले ही तक। तो ये हमारा अवलांच करंट, क्योंकि अवलांच ब्रेकडाउन की वजह से हमारा अवलांच करंट आता है, और उसके बाद जब -5 जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहाँ पे जो भी बॉन्डिंग है, जो भी एटम के बीच में बॉन्डिंग है, वो सब टूटने लगती है और हमारा एटम्स प्रेशर में आ जाते हैं, और एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स वो हमारे रिलीज करने लगते हैं। तो इसी को हम कहते हैं जीनर ब्रेकडाउन। तो ये हमारा जीनर रीजन है। तो ये जीनर रीजन में अचानक से अगर आप लोग देखेंगे तो ये क्या हो रहा है कि सडनली तो यहाँ तक ये सब ठीक चल रहा था, और सडनली ब्रेकडाउन रीजन में, जीनर रीजन में अचानक से करंट हमारी बढ़ गई, रिवर्स सैचुरेशन करंट, क्योंकि इस साइड में रिवर्स सैचुरेशन करंट है और इधर इस साइड में फॉरवर्ड सैचुरेशन करंट है। ये फॉरवर्ड करंट हमेशा पॉजिटिव है, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट अचानक से बढ़ गई। तो इसी को हम कह रहे हैं जीनर ब्रेकडाउन। तो ये हमारा ब्रेकडाउन रीजन है। अब हम आते हैं रेजिस्टेंस पे। तो ऑब्वियसली हम जो VD दे रहे हैं, जो उसको बायस वोल्टेज दे रहे हैं, डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है, तो डायोड के क्रॉस जो हमने अभी तक यहाँ पर इस फॉर्मूले में पढ़ा था, ये था VD इज अप्लाइड फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। तो VD है और ID जो हमारी फॉरवर्ड करंट है। तो जो हमारा करंट है ID और जो VD, तो VD बटा ID, क्योंकि जो हमारा ओम का फॉर्मूला होता क्या होता है, V = IR। तो वैसे यहाँ पर है RD, मतलब DC रेजिस्टेंस इज VD अपॉन ID। तो ये आप लोग को RD = VD अपॉन ID, ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो ये हो गया हमारा DC रेजिस्टेंस। तो DC रेजिस्टेंस हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि एक हम डायोड को हम एक तरीके से एक ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है किसी डिवाइस का? ऑपरेटिंग पॉइंट मतलब एक जनरल, उसको हम कितना VD देंगे और कितना ID देंगे, तो कितना ID हम पाएंगे आउटपुट पे, कितना VD देंगे और कितना ID हमें मिल रहा है, किस एक लेवल पे जाके वो कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करने लगेगा डायोड। अगर हम कैजुअली बोलें तो मतलब
एक सर्टेन पॉइंट पे वीडी और आईडी के एक सर्टेन पॉइंट पे जहाँ पे वो नॉर्मली हमारा ऑपरेट करेगा, जो एक सेफ रीजन है हमारा कि जिसमें ये ऑपरेट करेगा, तो उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। जहाँ पे वो सेटल होता है, जहाँ पे वो जाके हमारा डायोड जिस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा है, जहाँ पे वीडी की वैल्यू कुछ हम दे रहे हैं और जहाँ पे आईडी की वैल्यू हमें कुछ मिल रही है। तो अब हम, ये तो डीसी रेजिस्टेंस हो गया। अब इसके बाद होता है एसी रेजिस्टेंस। तो एसी रेजिस्टेंस क्या है? डीसी में तो वोल्टेज चेंज, जो हमारा वोल्टेज है वो उस तरीके से फ्लक्चुएट नहीं करता, क्योंकि डीसी है मतलब कांस्टेंट वोल्टेज। लेकिन हमारा जो एसी जब वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, तो हमारा एसी वोल्टेज में, अगर हम एसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, एसी वोल्टेज है, तो डायोड क्या होता है कि एसी वोल्टेज क्योंकि फ्लक्चुएट करता है, एक रेंज के आसपास चेंज होता है, एक सर्टेन रेंज तक पॉजिटिव जाता है, फिर एक सर्टेन रेंज तक नेगेटिव जाता है, और लगातार परिवर्तन होता रहता है। तो लगातार जब परिवर्तन होता रहता है तो वीडी की वैल्यू चेंज होती रहती है, तो हमारी आईडी की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। तो वीडी चेंज हो रहा है क्योंकि वीडी एसी है, एसी क्या होता है, चेंज होता रहता है। डीसी तो कांस्टेंट होता है, लेकिन एसी में, एसी हम जब अप्लाई करते हैं इनपुट पे, तो हमारा एसी वोल्टेज चेंज होता है। तो हमारा एसी वोल्टेज चेंज होगा, वोल्टेज की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जाएगी वैसे वैसे आईडी की वैल्यू भी चेंज होती है। तो डीसी पॉइंट तो ये था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे वीडी की वैल्यू से कुछ थी और उस पर आईडी की वैल्यू कुछ थी, और उस पर हम डायोड को ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन एसी में क्या है, एसी में डायोड में ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट करता रहता है। मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट को ही यहाँ पर क्यू पॉइंट, मतलब एक ऐसा पॉइंट जिस पे जाके स्टेबल हमारा फंक्शन होने लगे, और तो क्यू पॉइंट मतलब जो बदले ना बार बार। लेकिन एसी अप्लाई करने पे क्या हो रहा है कि ये जो हमारा एसी अप्लाई कर रहा है तो ये बदल रहा है बार बार, तो हमारा क्यू पॉइंट भी शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे भाई वीडी की वैल्यू आईडी की वैल्यू कुछ और हो जा रही है, फिर यहाँ पर फिर वीडी की वैल्यू कुछ और है, आईडी की वैल्यू कुछ और है। तो हमारा क्यू पॉइंट मतलब आईडी और वीडी जिस पे वो ऑपरेट कर रहा है, और जो पॉइंट बार बार बदल नहीं रहा। लेकिन एसी के केस में क्या होता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो बार बार चेंज होता है। ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ हो गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, क्योंकि हमारा वोल्टेज बार बार चेंज हो रहा है, उसी हिसाब से करंट भी बार बार चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम एसी रेजिस्टेंस जो लेते हैं वो लेते हैं चेंज इन इनपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन आउटपुट करंट, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो रहा है बार बार, तो हम एक कोई कांस्टेंट पॉइंट नहीं ले सकते। तो यहाँ पे डीसी की तरह हम वीडी अपॉन आईडी नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें क्या करना है, चेंज इन वीडी अपॉन चेंज इन आईडी। और चेंज कैसे करेंगे कि डीसी पे जो ऑपरेटिंग पॉइंट था हमारा क्यू, तो उसी से कुछ वैल्यू ऊपर जाएगा, कुछ वैल्यू नीचे जाएगा। चेंजेस जो होंगे वो कुछ वैल्यू ऊपर होगा, कुछ वैल्यू नीचे होगा। तो हम क्या करते हैं कि जब हमें चेंजेस देखने हैं तो हम क्या करते हैं कि एक टेंजेंट लाइन खींच देते हैं क्यू पॉइंट पे होते हुए। यहाँ पर क्यू पॉइंट है हमारा, तो यहाँ पर हम टेंजेंट लाइन खींच देते हैं, और इस टेंजेंट लाइन को खींचने के बाद हमारा दोनों पॉइंट पर, टेंजेंट लाइन के दोनों पॉइंट पर हम वीडी की, जैसे कि यहाँ टेंजेंट लाइन खींची, तो इस पॉइंट पर वोल्टेज और करंट क्या है, इस पॉइंट पर वोल्टेज और करंट क्या है, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि क्यू पॉइंट से कुछ इधर शिफ्ट हो रहा है, कुछ उधर शिफ्ट हो रहा है। तो हम एक टेंजेंट लाइन खींच ले रहे हैं क्यू पॉइंट से होते हुए, एक ऐसा टेंजेंट लाइन जो डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट से होते हुए सट के निकलेगा। और इसी पे और क्लियरली ये इस तरीके से एक टेंजेंट लाइन खींचे, फिर यहाँ पर वीडी और आईडी, और यहाँ पर वीडी और आईडी निकाल लेंगे, फिर उसका डिफरेंस निकाल लेंगे और भाग दे देंगे, तो हमारा एसी रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि और ये क्लियर हो जाए। तो पहले तो हम देखते हैं कि डीसी रेजिस्टेंस कैसे निकल रहा है। तो डीसी रेजिस्टेंस के लिए तो सिंपल है कि
ये हमारा एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कोई भी न्यूमेरिकल किसी भी बुक से आप फॉलो कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसे एक न्यूमेरिकल दिया है, कह रहा है कि डीसी रेजिस्टेंस डायोड का निकालिए। कब? ए आई डी इक्वल टू 2 मिली एम्पियर पे, आई डी इक्वल टू 20 मिली एम्पियर पे, वी डी इक्वल टू -10 वोल्ट पे। तो मैं केवल ए वाले से ही आप समझ जाएंगे, तो केवल एक या दो सॉल्व कर लीजिए। तो ए को ही सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो आई डी इक्वल टू 2 मिली एम्पियर पे, और हमको करेक्टरिस्टिक दी हुई है यहाँ पर। तो करेक्टरिस्टिक दी हुई है तो हमको करेक्टरिस्टिक से क्लियर पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो हमारी आई डी इक्वल टू 2 मिली एम्पियर है। आई डी हम किस डायरेक्शन में है? यहाँ पे y एक्सिस में आई डी है और x एक्सिस में हमारा वी डी है। तो x एक्सिस में वी डी है और y एक्सिस में आई डी है। तो आई डी इज 2 मिली एम्पियर। तो इस 2 मिली एम्पियर को हम कैरेक्टरिस्टिक पे देख रहे हैं। तो इस 2 मिली एम्पियर पे हमारा वोल्टेज कितना है? तो वोल्टेज इस पॉइंट पर, क्योंकि 2 मिली एम्पियर तो कैरेक्टरिस्टिक पे यहाँ होगा, तो इस पॉइंट पर यहाँ पर, तो इसी की सीध में हम x एक्सिस पे देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? Vd। तो Vd अपॉन Id हम निकाल सकते हैं। तो Vd अपॉन Id, तो Vd हमारा यहाँ पर मान लीजिए 0.5 है, यहाँ पर Vd 0.5 है, और यहाँ पर हमारा Id कितना है? 2 मिली एम्पियर। तो Vd अपॉन Id, तो Vd हमारा 0.5 है और Vd हो गया 0.5 और Id हो गया 2 मिली एम्पियर। तो Rd हम निकाल दी, Vd अपॉन Id, तो हमारा कितना आ गया? 0.5 वोल्ट अपॉन 2 मिली एम्पियर, और हमारा आ गया 250 ओम। इसी तरह से हम बाकी भी कर सकते हैं कि आई डी इक्वल टू 20 मिली एम्पियर देखना है। तो जो हमारा दूसरा सेक्शन है, दूसरा पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है कि आई डी इक्वल टू 20 मिली एम्पियर के लिए निकालिए। तो 20 मिली एम्पियर यहाँ पे है वाई एक्सिस पे कैरेक्टरिस्टिक में, तो इसको इसी की सीध में यहाँ जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट है इसका मतलब। तो इस पॉइंट को अगर हम एक्स एक्सिस पर देखेंगे तो हमें वोल्टेज मिल जाएगा। तो हमारा वोल्टेज कितना है? 0.8 वोल्ट। तो 0.8 वोल्ट और करंट कितना है? 20 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब Vd मतलब 0.8 वोल्ट अपॉन 20। तो ये हमारा हो जाएगा डीसी करंट। तो डीसी रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हो गया Vd इक्वल टू 0.8 वोल्ट और आई डी इक्वल टू 20 मिली एम्पियर। तो ये हमारा हो गया 40 ओम। तो इसी तरीके से हम डीसी रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। अब डीसी रेजिस्टेंस तो हो गया, इसी तरह अब एसी रेजिस्टेंस का एग्जांपल समझेंगे। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, नीचे हमारी कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है एक क्वेश्चन की। कह रहा है कि इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन दे रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक जो नीचे दी हुई है उसके लिए एसी रेजिस्टेंस निकालिए एट आई डी इक्वल टू 2 मिली एम्पियर पर। 2 मिली एम्पियर पर एसी रेजिस्टेंस निकालिए। फिर कह रहा है एसी रेजिस्टेंस निकालिए 25 मिली एम्पियर पर। तीसरा पार्ट आप लोग छोड़ दीजिए, ए और बी केवल देख लीजिए। तो कह रहा है कि एसी रेजिस्टेंस निकालना है 2 मिली एम्पियर पे और 25 मिली एम्पियर। तो पहले हम लोग ए वाला पार्ट करते हैं। तो ए वाले पार्ट में क्या है कि आईडी हमारी दी है 2 मिली एम्पियर पे। तो अब यहाँ एसी में क्या होगा कि एसी इनपुट तो चेंज होता है। तो हम एसी का अगर रेजिस्टेंस निकालना, तो हमने क्या कहा था कि 2 मिली एम्पियर मान लीजिए ये है, ये मेरी 2 मिली एम्पियर है। कैरेक्टरिस्टिक में हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ पर हमारा 2 मिली एम्पियर पे वो कह रहा है निकालने के लिए कि आप 2 मिली एम्पियर यहाँ पर कह रहा है कि आई डी इक्वल टू 2 मिली एम्पियर। तो आई डी हम, क्योंकि ये वाला जो एक्सिस है हमारा आई डी है, वाई एक्सिस जो है, जो वाई एक्सिस है वो आई डी है और जो एक्स एक्सिस है वो वी डी है। तो अब हम वाई एक्सिस पे देख लेते हैं 2 मिली एम्पियर। तो हमने देख लिया 2 मिली एम्पियर ये है। अब 2 मिली एम्पियर की सीध में ही हम देखेंगे तो ये पॉइंट हमें मिलेगा ग्राफ कैरेक्टरिस्टिक पे। तो अगर डीसी रेजिस्टेंस निकालना होता तो क्या करते, बस इसकी सीध में देख लेते कि हमारा कितना वोल्टेज है
और उस वोल्टेज पे कितनी हमारी करंट 2 मिली एम्पियर है और भाग दे देते। पर क्योंकि अब एसी रेजिस्टेंस है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है वो बार बार उससे कुछ ऊपर और कुछ नीचे चेंज हो रहा है। तो हमने मान लिया कि 2 मिली एम्पियर का लगभग चेंज हो रहा है। हम मान लिए कि करंट 2 मिली एम्पियर बार बार चेंज हो रही है, क्योंकि हमारा एसी है, एसी हमेशा फ्लक्चुएट करता है। तो हम मान लिए कि 2 मिली एम्पियर का अंतर बार बार आ रहा है। तो हम ये मान ले रहे हैं इस तरीके से कि 2 मिली एम्पियर इधर चेंज हो रहा है और 2 मिली एम्पियर इधर चेंज हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि सीधा इस पर एक स्लोप खींचेंगे, इस पर एक टेंजेंट लाइन खींचेंगे इस पॉइंट से होते हुए जो गुजरे। तो ये एक टेंजेंट लाइन इस पे खींची गई है, यहाँ पर ये एक टेंजेंट लाइन खींची गई इससे, और इस टेंजेंट लाइन पर हम अब ये एक पॉइंट हो गया और यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया इस टेंजेंट लाइन पे जो हमारे ऑपरेटिंग पॉइंट से होके जा रहा था। तो इस टेंजेंट लाइन पर वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू देख लीजिए। और हमारी लाइन तो ये है, ये हमारा टेंजेंट पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर हमारा जो करंट है और इस पॉइंट पे जो हमारा वोल्टेज है यहाँ पर, तो इस पॉइंट पे हमारा वोल्टेज और करंट, और इस पॉइंट पर हमारा ये जो पॉइंट है इस पर हमारा वोल्टेज और करंट। तो इस पर हमारा करंट है 4 मिली एम्पियर, तो हमने 4 ले लिया, 4 मिली एम्पियर करंट हो गया। और यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज है वो कुछ 0.7 और 0.8 के बीच में कुछ होगा। और इस पॉइंट पर तो ये हमारा कितना आ रहा है एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली कितना है वो ग्राफ में दिया होता है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वो कितना आ रहा है हमारा, अगर हम यहाँ पर देखें तो 0.8 से कुछ कम और 0.7 से कुछ ज़्यादा। तो अभी देखें कितना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस पॉइंट पर जो हमारा वोल्टेज है वो हो जा रहा है 4 मिली एम्पियर पे। जो वोल्टेज है हमारा वो है 4 मिली एम्पियर पे। हमारा जो वोल्टेज वो 0.8 से कुछ कम था, तो ये है 0.76। तो ये हमारा 4 मिली एम्पियर और 0.76 जो वोल्ट है, ये दोनों हो गया कौन वाला पॉइंट, ये हमारा जो पॉइंट है ये हो गया ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये पॉइंट। तो इस पॉइंट पर हमारा जो करंट है वो है 4, और जो हमारा 4 मिली एम्पियर, और जो वोल्टेज है वो हमारा कितना आ रहा है 0.76 वोल्ट, ये है। और इस वाले पॉइंट पे इसी तरीके से, तो इस वाले पर ये बिल्कुल 0.6 और 0.7 के बीच में आ रहा है। इसको हम मान ले रहे हैं 0.65 मान लेते हैं, 0.65 वोल्ट। और इस पॉइंट पे करंट कितनी है 0। तो करंट हमारी 4 और 0 इतना आ रही है, और वोल्टेज 0.76 और 0.75। तो इसका डिफरेंस हो गया हमारा डेल्टा V, और इन्हीं पॉइंट पे करंट का डिफरेंस हो गया हमारा डेल्टा I। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I निकाल लेंगे, तो 0.76 माइनस 0.765 कर देंगे तो वो हमारा डेल्टा V हो जाएगा, और 4 माइनस 0 कर देंगे तो हमारा ये डेल्टा I हो जाएगा। तो यही चीज़ क्वेश्चन में की गई है। तो AC रेजिस्टेंस निकालने का जो तरीका है वो क्या है, वो तरीका है कि उसका जो भी जिस भी पॉइंट पे वो कह रहा है वो पॉइंट ले लीजिए। तो जैसे यहाँ पर ये कह रहा है
आई डी इक्वल टू 2 मिली एम्पियर पर निकालना है हमको। तो आई डी इक्वल टू 2 मिली एम्पियर पे अगर हमें निकालना है तो हम 2 मिली एम्पियर को पॉइंट ले लेंगे। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक पे अगर आई डी इक्वल 2 मिली एम्पियर कह रहा है तो हम 2 मिली एम्पियर का पर एक पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट है हमारा, और इस पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन खींचेंगे और उस टेंजेंट लाइन पे जो हमारा पॉइंट है, जो लाइन का एंड और वो है, उस ये दो पॉइंट मिल जाएंगे। इस दो पॉइंट पे करंट और वोल्टेज देख लेंगे, इस पॉइंट पे करंट और वोल्टेज देख लेंगे, और इन दोनों पॉइंट के पर जो भी वोल्टेज और करंट की वैल्यू है उसका डिफरेंस निकाल के डिवाइड कर देंगे। तो यही हमारा एसी रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में हमारा जो आया वो ये आया भाई, हमारा जो पॉइंट था हमने ये मान लिया कि 2 मिली एम्पियर का डिफरेंस इधर उधर चेंज हो रहा है। तो हमारा जो पॉइंट आया वो हमारा आया यहाँ पे कि एक पॉइंट तो हो गया जिस पे हमारी करंट 4 मिली एम्पियर और 0.76 वोल्ट है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है इसमें? तो ये वाला पॉइंट है हमारा ये वाला पॉइंट, इस जगह पे टेंजेंट का ऊपर वाला पॉइंट ये वाला। और इसी के साथ हमारा नीचे वाले पॉइंट की वैल्यू क्या है? नीचे वाला पॉइंट जो है हमारा वो पॉइंट ये है, 0 मिली एम्पियर करंट और 0.65 वोल्ट। तो ये हमारा हो गया नीचे वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट, इसकी वैल्यू है। अब उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या हो गया? 0 पॉइंट भाई वोल्टेज का डिफरेंस ले लिए दोनों पॉइंट पे, तो यहाँ पर क्या होगा 0.6676 माइनस 0.65, तो डेल्टा वी आ गया ये। फिर डेल्टा आई डी 4 माइनस 0, क्योंकि ये जो पॉइंट का डिफरेंस है यहाँ पर पहले पॉइंट पे है 4 मिली एम्पियर करंट, दूसरे पॉइंट पे 0 मिली एम्पियर, तो 4 माइनस 0 4 मिली एम्पियर। और पहले पॉइंट पर बीडी वैल्यू 0.76 और दूसरे पॉइंट पर वैल्यू 0.65, तो यहाँ पर हो गया 0.65, तो वैल्यू कितनी हो गई 0.11 वोल्ट। तो डेल्टा वी डी अपॉन डेल्टा आई डी, तो डेल्टा वी डी अपॉन डेल्टा आई डी निकाल लिए तो हमारा हो गया एसी रेजिस्टेंस आ गया। एसी रेजिस्टेंस कितना आ गया? 27.5 ओम। तो इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी है इसका। दूसरे क्वेश्चन में हमको B इक्वल टू 25 मिली एम्पियर पे निकालना है। तो कैरेक्टरिस्टिक में 25 मिली एम्पियर पर पॉइंट ले लिया, इस पर टेंजेंट खींच लिया और दोनों पॉइंट पर, तो यहाँ पर वैल्यू हो गई 20 मिली एम्पियर और उस पर ही नीचे आ गए तो वैल्यू यहाँ पर आ गई कुछ वोल्टेज। उसी तरह 30 मिली एम्पियर यहाँ पर टेंजेंट के दूसरा पॉइंट और इस पर कुछ वोल्टेज आ गया, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। तो आई डी इक्वल टू 25 मिली एम्पियर पर टेंजेंट लाइन हमारी आई डी इक्वल टू 25 मिली एम्पियर, आई डी इक्वल टू 25 मिली एम्पियर और इसी पर वी डी 0.8 वोल्ट। और दूसरा पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा है? 25 मिली एम्पियर वाला, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है ये पॉइंट, ये। तो इस पर करंट कितनी 20 और इस पर करंट कितना है 30 और हमारा जो पॉइंट दिया हुआ था वो कितना 25, तो हम इससे 5 ऊपर 5 नीचे ले रहे हैं चेंज। फिर इस पॉइंट पर नीचे आएंगे यहाँ पर तो देखेंगे कितना वोल्टेज है, ये देख लेंगे और इस पॉइंट पर उसी तरह नीचे आएंगे और देख लेंगे कितना वोल्टेज है, ये वोल्टेज है। तो इसकी वैल्यू, इस पॉइंट पर वोल्टेज और करंट की वैल्यू, इस पॉइंट पर वोल्टेज और करंट की वैल्यू, वो दोनों दिया हुआ है, वो दोनों आपको कैरेक्टरिस्टिक से निकालना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे तो आ जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन दिया होगा, कहीं पर भी न्यूमेरिकल दिया होगा, उसमें
इस वैल्यू ये पॉइंट बना करके आपको दिए होंगे। बस आपको डिफरेंस निकालना है और भाग दे देना है। तो यहाँ पर 20 पर जो ID 30 मिली एम्पियर, तो उस पर वोल्टेज है 0.8 वोल्ट। तो ये ऊपर वाला पॉइंट हो गया और ये नीचे वाला पॉइंट हो गया। तो इसमें से ऊपर वाले पॉइंट पे जो करंट था और नीचे वाले पॉइंट पे जो करंट है उसका डिफरेंस ले लिया, ऊपर वाले पॉइंट पे जो वोल्टेज, नीचे वाले पॉइंट पे जो वोल्टेज, उसका डिफरेंस ले लिया और डिवाइड कर दिया। तो हमारा आंसर आ गया 2 ओम। तो हमको इस तरीके से हम AC रेजिस्टेंस को निकालेंगे। ये हमारा तरीका है।